हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो तो फाइनली आ चुका है। तो आप बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोगों का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होना है और कुछ लोगों का इसी महीने यानी कि नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोगों को अब बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपके 19 वीडियो हमने पिछले करवा दिए हैं, यानी कि आपके पीछे हो चुके हैं। आज आपका 20 है, यानी कि 20वां वीडियो होने वाला है। अगर प्रीवियस आपने वीडियोस नहीं देखे हुए अभी तक तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट, उसमें आपको सारे प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये आपका 20 होने वाला है, तो इसको हम लोग देखेंगे। बस आपको फटाफट क्या करना है कि सेशन को लाइक कर देंगे, जस्ट लाइक द सेशन। उससे पहले हम स्टार्ट करें आपको लाइक कर देना है और बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे। और आपका एग्ज़ाम किस दिन है, अपना जो डेट है एग्ज़ाम का वो यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि क्या आपका एग्ज़ाम जो 4th शिफ्ट में भी है क्या। किसी का अगर 4th शिफ्ट में है तो वो लोग बता सकते हैं कि 3rd में होना है कि 4th शिफ्ट यहाँ पर ली गई है। चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कुमारी कमला किस नृत्य से संबंधित है। देखिए, कुमारी कमला की बात करी जाए तो इनका जो संबंध है वो कथक नृत्य से। और कथक की अगर बात कर ले यहाँ पर तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। ये बात सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। और ये भी पता है कि भारत के जो कुल शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 माने जाते थे, वर्तमान में 9 हो गए हैं, क्योंकि जो छऊ नृत्य है उसको भी सांस्कृतिक जो मंत्रालय था उसको भी शामिल कर लिया है। नहीं तो जब आपके 8 होते थे तो अंतिम शास्त्रीय नृत्य जो बना हुआ था वो था सत्रिया। सत्रिया अंतिम शास्त्रीय नृत्य था, जिसे कि वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। और सत्रिया के राज्य की बात करें तो ये असम राज्य से संबंधित था। तो इतना यहाँ पर याद रख लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, कथक से इनका संबंध है यहाँ पर कुमारी कमला का। और इन्हें अगर आपसे पद्म भूषण पूछ लिया जाए, जो कि तीसरा सर्वोच्च सम्मान होता है, आपको ये भी याद रखना है, तीसरा सर्वोच्च सम्मान होता है भारत का पद्म भूषण, जो कि इन्हें 1970 यानी कि 1970 के समय में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक मजूमदार को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब दिया गया था। देखिए जी, अगर यहाँ पर दीपक मजूमदार की बात करें तो इन्हें वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी दिया गया था, क्योंकि जो समकालीन नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको दिया जाता है 2018 में यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। देखिए, वाद्य यंत्र से क्या होता है कि जब भी एसएससी का क्वेश्चन बनता है तो वाद्य यंत्र से जो होता है मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी का एमटीएस में 2 से 3 बार पूछा गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता, लोगों को नहीं पता होता है। तो अन्नपूर्णा जो देवी हैं इनका जो संबंध है, अगर यहाँ पर वाद्य यंत्र की बात करें तो सुरबहार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे पहुँचेंगे। नेक्स्ट है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का 2022 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए, फिजियोलॉजी या उसी को बोलते हैं कि मेडिकल का जो नोबेल प्राइस है 2000, अभी तो आपके 2023 वाले भी हो चुके हैं, एक केवल अर्थशास्त्र का आपका बाकी है। तो जो नोबेल प्राइज़ है 2022 वाला मेडिकल का, मेडिसिन का, वो किसको मिला था, तो वो मिला हुआ था स्वयंते पाबो को, यानी स्वयंते पाबो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो 2022 का मिला वो एनी इरेनॉक्स का मिला। भौतिकी की अगर बात करें 2022 में किसको मिला, तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एप्क्लॉजर और एंटोन जिलंगर को 2022 में मिला। केमिस्ट्री में 2022 के लिए कैरोलिन बैटर्जी, मोर्टन मॉडल और बैरी शार्प्लेस को मिला हुआ था। और अर्थशास्त्र की बात करें तो बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइबिंग को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये 2022 वाले सारे हैं। शांति की बात करें तो ये यहाँ पर एल.एस. बलियात्स्की में यहाँ पर मेमोरियल जो मानवाधिकार संगठन था उसको यहाँ पर दिया गया था। और अगर आपसे बताएं कि अगर आपसे कभी ये पूछे कि नोबेल जो पुरस्कार है वो कहाँ दिए जाते हैं, तो सारे जो नोबेल प्राइज़ हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन जो आपका शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे में दिया जाता है, यानी कि नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो होती है वहाँ पर दिया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी। देखिए, योग दिवस की बात करें तो योग दिवस से कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी शुरुआत कब करी गई, तो 2015 में जो है योग की शुरुआत करी गई, जो कि 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 2014 में जो है इसकी घोषणा कर दी गई थी, जब प्रधानमंत्री बने थे श्री नरेंद्र मोदी जी, उस समय इसकी घोषणा होती है, यानी कि अनाउंस किया जाता है। और 2015 से इसकी शुरुआत करी गई थी।
तो 2022 वाला तो अभी ये भी पूछ लेते हैं कि कितने साल आपके हो चुके हैं। 2021 की थीम की बात करें तो योगा फॉर वेलनेस रहा हुआ था। इंटरनेशनल जो आपका डे ऑफ योगा है वो 21 जून को मनाते हैं। पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था, 2014 में इसकी घोषणा की थी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया हुआ था और यहाँ पर बताया था कि इस दिन जो है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023 और 2024 में भारत की सांकेतिक जो जीडीपी थी वो कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया। तो सांकेतिक अगर जीडीपी की यहाँ पर बात कर लेंगे कि कितना बढ़ने का अनुमान लगाया गया तो ये है 10.5% 2021-22 में। जो नॉमिनल जीडीपी रही हुई थी इसमें आपके 14.4% दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। और जो आपका 2022 से आपका यहाँ पर 23 और 24 में जो है ये 10.5 का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यस्थता विधेयक 2021 के अनुसार मध्यस्थता की कार्यवाही को कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए जो आपका मध्यस्थता होता है इसकी जो कार्यवाही होता है इसको 180 दिनों के भीतर यानी कि 6 माह के भीतर इसको पूरा किया जाना चाहिए और अब पक्षों के द्वारा 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। विधेयक का जो उद्देश्य है ये मध्यस्थता को संस्थागत बनाना और भारत की मध्यस्थता परिषद की स्थापना करना यहाँ पर रहा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसको एमपीआई रिपोर्ट बोला जाता है इसके अनुसार किसकी जनसंख्या जो है गरीबों की उच्चतम दर है। यानी सभी राज्यों के जो होता है एमपीआई रिपोर्ट होती है उसमें सभी राज्यों में गरीबी का आकलन होता है जिसमें कि बिहार सबसे आपका पाया गया है जिसमें कि सबसे अधिक है। यानी कि सबसे अधिक जो गरीब लोग हैं वो बिहार में है, वहीं सबसे कम अगर पूछा जाए तो वो लोग केरल के हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि जूल का ऊष्मीय नियम किससे संबंधित है। देखिए जूल के अगर ऊष्मीय नियम की बात करें कि किससे संबंधित है तो जूल का जो प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत चालक के आपके जो अंदर ऊष्मीय ऊर्जा होती है उत्पन्न होने की दर उस चालक के प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा के आपका व्युत्क्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि पेड़ पौधों में पत्ते के हरे भाग को क्या कहा जाता है। देखिए जो पेड़ पौधे में जो पत्ते और के जो हरे भाग होते हैं उनको क्लोरोफिल या हरित लवक के रूप में जाना जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पत्तियों का रंग यानी पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो ये अगर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है यानी कि मानगढ़ डिस्ट्रिक्ट और आपका यहाँ पर सिक्किम में स्थित है। यानी कि अगर आपसे राज्य कभी पूछा जाए तो ये सिक्किम में है और यहाँ पर आपका मानयांग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर शामिल है जिसको 2016 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है। और भारत के अब तक कुल 40 साइट्स हैं जिनको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया और 40वीं जो थी वो रामप्पा मंदिर थी, आपको याद रखना है। और 39वीं की बात करें तो आपका हड़प्पा कालीन धौलावीरा था जो कि गुजरात में। नेक्स्ट है कि वधावन बंदरगाह कहाँ पर है। देखिए वधावन की अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में यानी कि महाराष्ट्र का जो पालघर है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पर वधावन बंदरगाह जो कि आपसे पूछा गया। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में होने वाले सभी मौसमी परिवर्तन को क्या कहा जाता है। देखिए एक वर्ष में जो मौसमी परिवर्तन होते हैं उनको क्या कहते हैं तो ये आपका मानसून कहलाता है। नेक्स्ट है कुइपर बेल्ट किस ग्रह के चारों तरफ फैला हुआ। तो कुइपर अगर आपकी बेल्ट की बात करें तो ये वरुण यानी कि नेपच्यून के चारों तरफ फैला हुआ है। जो कुइपर बेल्ट होती है ये सूर्य के चारों ओर बर्फीली वस्तुओं को अपने डोनेट के आकार का छल्ला जो कि नेपच्यून की कक्षा से लगभग 30 से लेकर के 55 AU तक आपका फैला हुआ है। नेक्स्ट है खजुराहो किस राज्य में स्थित है। देखिए खजुराहो की अगर बात करी जाए कि ये कहाँ पर स्थित है तो मध्य प्रदेश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि खजुराहो के मंदिर जो हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। जो कि अगर बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया
तो जो इसका निर्माण था वो करवाया गया चंदेल वंश के द्वारा, और जो कि शुरुआत हो गई थी निर्माण की 1885 ईस्वी से लेकर के 1085 ईस्वी तक इसका निर्माण करवाया गया था। और अगर आपसे यहीं पर ये पूछें कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसे कब शामिल किया गया, तो 1986 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1986 में जो है वो खजुराहो के मंदिरों को शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में। नेक्स्ट है, किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण करी हुई थी? तो अगर शासक की बात करें कि किस शासक ने देवपुत्र की जो है उपाधि धारण की थी, तो कनिष्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क ने धारण करी हुई थी देवपुत्र की उपाधि। और कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने देवपुत्र शाही की उपाधि धारण करी हुई थी। और कुषाण वंश की नींव रखने वाला जो व्यक्ति था, अगर आपसे ये पूछ ले कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो उसका राइट आंसर कुजुल कोटफेसिस हो जाएगा। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक जो सोने के सिक्का थे, यानी कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के लोगों ने चलवाए हुए थे, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर कुषाण वंश हो जाएगा, क्योंकि कुषाण वंश के दूसरे राजा जो आपका वेमा कटफेसिस थे, उन्होंने सोने के सिक्के जारी किया हुआ तो सबसे अधिक चलाए हुए थे। बाकी थोड़ा और अगर यहाँ पर जानेंगे कुषाण वंश के बारे में, तो इसके सबसे जो प्रसिद्ध शासक थे वो कनिष्क थे, जिनके बारे में सभी को पता है, जिन्हें कि द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तो कनिष्क हैं जो कुषाण वंश से आते हैं। और कनिष्क ने 1878 ईस्वी में शक युग की शुरुआत करी हुई थी, जिसको शक संवत आप लोग बोलते हैं। और कनिष्क के शासन काल के दौरान आपका चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, जो कि आपकी प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो उसका आयोजन भी जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसका भी कनिष्क के शासन काल के समय ही हुआ था। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है कि जयपुर का हवा महल किसने बनवाया हुआ था? देखिए, अगर जयपुर के हवा महल की बात करें कि किसने बनवाया, तो जयपुर के जो राजा सवाई यहाँ पर प्रताप सिंह थे। तो राजा सवाई प्रताप सिंह राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने खेतड़ी महल की बनावट से, यानी कि जो कि झुंझुनू में है, इससे प्रेरित होकर के 1799 में जयपुर में 5 मंजिला जो है हवा महल का निर्माण करवाया हुआ था। तो कई बार तो यही पूछ लेते हैं कि हवा महल का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो 1799 यानी कि 1799 में जो इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, एल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? देखिए, एल्बर्ट अगर बिल की बात करें कि एल्बर्ट बिल के समय जो वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एल्बर्ट बिल के समय यहाँ पर वायसराय रहे हुए थे। और 1883 में वायसराय रिपन के कार्यकाल के दौरान क्या होता है कि जो एल्बर्ट बिल आया हुआ था, और 25 जनवरी 1884 को इसको पारित भी कर दिया गया था। और इस बिल के द्वारा जो था भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया था जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। और आपका जो 1883 आया हुआ था वायसराय रिपन के कार्यकाल के दौरान सर कर्टेन पेरेग्रिन एल्बर्ट के द्वारा लिखित एल्बर्ट बिल जो है एक विधायी कार्य यहाँ पर रहा हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के आधार पर शैक्षिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद आपका 30A होता है, जिसमें कि आपका जो 29 और 30 होते हैं, ये आपकी कोई भी धर्म या जाति का व्यक्ति आपकी इच्छा के अनुसार क्या होता है कि किसी भी शिक्षक जो आपका शिक्षण संस्थान होता है उसकी स्थापना बिना किसी रोक टोक के कर सकता है। नेक्स्ट है कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल ये इजी सा है, लेकिन कई बार पूछा जाता है। तो बास्केटबॉल जो होता है उसमें कुल 5 खिलाड़ी होते हैं। बाकी आपका क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, इसमें कुल 11 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि मार्डेका कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, मार्डेका कप का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मार्डेका कप है वो किससे संबंधित है। तो यह मार्डेका कप की बात कर लें तो फुटबॉल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर आपका मार्डेका कप संबंधित है।
नेक्स्ट बात कर लेंगे इसका। इसके साथ आपका एक वॉकर कप होता है, राइडर कप होता है। ये आपके गोल्फ आपके मेन से और आपका सोलम कप जो होता है गोल्फ वोमेन से संबंधित होता है। तो कभी अगर आपसे यहाँ पर वॉकर कप पूछ लिया जाए, राइडर कप पूछ लिया जाए, तो ये पुरुष गोल्फ से संबंधित होते हैं। बाकी एशेज टेस्ट क्रिकेट जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। और आपका प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप जो होता है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। कोलंबो कप की बात करी जाए तो ये फुटबॉल से संबंधित है, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार खेलते हैं। कार्बिलोन कप की बात करें तो ये विश्व टेबल टेनिस होता है, जो कि महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल के लिए होता है कार्बोलिन आपका कप। बाकी डेविस कप सभी को पता होगा कि ये टेनिस का आपका होता है, डेविस कप जो कि पुरुषों के लिए। इसके साथ साथ आपका लॉर्ड डर्बी जो कप होता है वो रग्बी फुटबॉल के लिए होता है। बिली जीन किंग कप जो होता है वो आपका महिला टेनिस के लिए होता है। और बाकी होलगर कप भी यहाँ पर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो होलकर कप होता है ये होता है ब्रिज के लिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। तो ये हुई थी देखिए 1872 में, और ये लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में, 1872 में मेयो थे आपके, लॉर्ड मेयो के काल में ये होती है 1872 में। लेकिन अगर नियमित जनगणना की बात करी जाए सुचारू रूप से तो ये 1881 में हुई थी, और उस समय जो है लॉर्ड रिपन जो थे वायसराय रहे हुए थे। तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में पहली बार करवाई, और लॉर्ड रिपन के समय में नियमित रूप से 1881 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे कि सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था। देखिए ये वर्ष था आपका 1907, और 1907 में क्या होता है, इसमें कि सूरत विभाजन होता है, जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग यानी कि नरम और गरम दल जो थे ये अलग अलग भागों में बट गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थी इसका विभाजन होता है 1907 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था अगर इसकी बात करें तो ये सूरत में हुआ था। सूरत आपका अधिवेशन होता है, इसमें यहाँ पर दो समूह में कांग्रेस बट गई थी। बाकी इस समय जो अध्यक्ष की बात करें तो रास बिहारी बोस, यानी कि अगर आपसे ये कुछ पूछा जाए कि सूरत में जो विभाजित हुई थी, विभाजन हुआ था, उस समय किसने आपकी अध्यक्षता करी हुई थी, तो वो रास बिहारी बोस ने करी हुई थी। और इनका जो आपस में मिलन है अगर वो किस वर्ष होता है, यानी कि कब दोनों पार्टियां मिल गई थी, तो ये मिली हुई थी 1916 के अंदर। और अगर बात करें ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था लखनऊ में। बाकी अगर अध्यक्ष की बात करें तो अंबिका जो मजूमदार थे, अंबिका मजूमदार के अध्यक्षता में 1916 में गरम और नरम दल फिर से एक साथ मिल गए थे, जो कि अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 किस महीने में आयोजित हुआ था। देखिए शीतकालीन अगर ओलंपिक की बात करें किस महीने में आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था फरवरी में। और शीतकालीन खेलों की जो मेज़बानी करने वाला जो बीजिंग था, यानी कि चीन के बीजिंग में इसका आयोजन होता है, अब तक का सबसे बड़ा नगर था, जिनका 4 फरवरी से लेकर के 2020 तक इसका आयोजन 2022 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था। देखिए स्वतंत्रता अगर दिवस की बात करें, यानी कि 76 आपसे पूछा है कि इस नंबर का किस वर्ष मनाया गया, तो देखिए 1956 में 10वां, 1966 में 20वां, 1996 में आपका 50वां, 2016 में आपका 70वां, 2021 में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी हिसाब से आपका 2022 में जो था आपका 76वां मनाया गया था। तो 76 नंबर का जो था वो आपका मनाया गया था 2022 में। अगर आपसे कभी 50वां पूछ ले तो यहाँ पर आपका 1900 यहाँ पर देखेंगे तो 96 आपका है 50वां गणतंत्र दिवस जो है, स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे जो है आपका मनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए अगर भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 यानी कि 382 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रति व्यक्ति यहाँ पर वर्ग किलोमीटर आपका घनत्व है भारत का। बाकी अगर सबसे अधिक पूछे जनसंख्या घनत्व कहाँ का कम है, तो आपका बिहार में जो है वो सबसे अधिक है। और अगर सबसे कम की बात कर ली जाएगी कहाँ पर है, तो वो फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो है वो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए ब्रह्म समाज के अगर संस्थापक की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे हुए थे। और ये किस वर्ष हुआ था, तो 1828 में हुआ था। इसके बाद 1829 में सती प्रथा का अंत भी राजा राम मोहन रॉय, लॉर्ड माउंटबेटन और अकबर दती के प्रयासों से हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित। देखिए 23 और 24 जो संविधान के आर्टिकल हैं इनको है संबंध जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से। अनुच्छेद 23 जो होता है यह मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद जो 24 होता है ये कारखानों में जो बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते, इस निषेध के बारे में बात करता है। तो ये आपका 20th वीडियो था, आपने प्रीवियस नहीं देखे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि देखिए हर आपको जो एग्ज़ाम होगा दिल्ली पुलिस का हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलेगा। साथ ही साथ हर अपडेट के लिए PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।